शेख बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। आपको बता दें कि सीएम धामी ने इसकी जानकारी दी है और नियमितीकरण जारी किया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2018 तक 10 साल सेवा पूरे करने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। दैनिक वेतन और संविदा कर्मचारियों को मिलेगी स्थायी नौकरी। उत्तराखंड में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों को अब नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविदा कर्मचारियों से इसका वादा किया था, जिसे पहले कैबिनेट में लाया गया और अब बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दैनिक वेतन, कार्य भर्ती, संविदा यहाँ पर नियत वेतन नियुक्ति कर्मचारी की 10 साल की सेवा पर नियमितीकरण का आदेश जारी किया गया है। ऐसे कर्मचारी जो कि 4 दिसंबर 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम है और सरकार के इस कदम की लोग वहां पर सराहना भी कर रहे हैं। कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हर वो वचन पूरा करती है जो हम लोगों के साथ करते हैं या उनसे बात करते हैं। चुनाव से पहले हमने बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड में हमने यूसीसी का वचन उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने उसको पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे कर्मचारियों का है, उपनल के भी कर्मचारियों के साथ भी जो है हमने पहले चरण में हम क्रमवार रूप से आगे बढ़ गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रात्रि प्रवास फिर शुरू। सीएम ने बागेश्वर में जनता से की सीधी मुलाकात। सीएम धामी ने विकास योजनाओं की समीक्षा भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से जिलों के रात्रि प्रवास का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आपदा के बाद मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम दोबारा से शुरू हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर के कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की और इस बीच बाकायदा तमाम समस्याओं को उन्होंने सुना भी। साथ ही किस तरीके से विकास को और गति देना है, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी सीएम की तरफ से दिया गया है। अल्मोड़ा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने निर्मित संविधान से आज देश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने सभी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए सिद्धांतों पर चलने की अपील भी की। माननीय जिलाध्यक्ष और नगराध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आज भीमराव अंबेडकर जी की 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाज को एकरूपता और संविधान के रूप में हमें हमारे अधिकारों को देने वाले ऐसे हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रणेता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी को आज हम अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और निश्चित ही उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हुए आज देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बाबा राव भीमराव अंबेडकर साहब की 70वीं पुण्यतिथि यहाँ चौखानपाटे में मना रहे हैं और हमारा यही संदेश है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के अनुसार हम लोग चलें और उन्होंने जो गरीब उन्मूलन का जो नारा दिया था, उसी नारे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उनके जो बनाए संविधान है, उस संविधान के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। तो वही लश्कर में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रविंद्र आनंद ने लक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता के लिए मूल निवास एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है, चाहे वो नरसन, बालावाली, भगवापुर को हो या फिर धारचूला का हो, विकासनगर और हल्द्वानी किसी भी इलाके में। और कहा कि मूल निवास और अस्थायी प्रमाण पत्र के बीच का अंतर खत्म होना चाहिए। पहाड़ के लोगों को मूल निवास और हरिद्वार के लोगों को अस्थायी प्रमाण पत्र दिए जाने की प्रणाली को भेदभावपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि धामी सरकार को इस भेदभाव को तुरंत खत्म करना चाहिए और हरिद्वार के लोगों को भी पहाड़ी इलाकों की तरह ही मूल निवास और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 में जनता ऐसे सभी
हवाबाज नेताओं का इलाज जरूर करेगी। सरकार को ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि मूल निवास के लिए जो आज हमारे बच्चे जब पास आउट होकर के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, तो उनको एक क्लॉज लगाया जाता है कि आप मूल निवास प्रमाण पत्र लाइए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि क्योंकि आजकल तो सीएससी सेंटर खुद ही सरकार ने बनाए हैं, और सीएससी सेंटर के माध्यम से किसी भी साइबर कैफे के माध्यम से कोई भी व्यक्ति 10 मिनट में ऑनलाइन या फिर अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, क्योंकि अब तो सब ऐप आ चुके हैं, तो मूल निवास का ऐप क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है कि उत्तराखंड में मूल निवास का ऐप सरकार क्यों लॉन्च नहीं कर रही है। हरिद्वार जिला अस्पताल से एक शर्मनाक लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर पोस्टमार्टम के लिए रखे गए शव को चूहे ने बुरी तरीके से नोच डाला। शव की हालत देखकर परिजनों ने भारी हंगामा कर दिया और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ भी की। मामला क्या है, रिपोर्ट हम दिखाते हैं। हरिद्वार जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा शव इस कदर कुतरा हुआ मिला कि परिजन देखते ही हंगामा करने लगे। दरअसल लखन शर्मा का शव मोर्चरी में रखा गया था, लेकिन रात में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और मोर्चरी का फ्रीजर भी खराब पड़ा था। परिजनों का आरोप है कि फ्रीजर का पिछला हिस्सा खुला हुआ था, जिससे चूहे अंदर घुस गए और शव को बुरी तरह कुतर डाला। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पंजाबी समाज की प्रतिनिधि भी मौके पर पहुँच गए। कल शाम को मेरे पास लगभग 5:15 बजे एम्बुलेंस वाले का फ़ोन आया कि आप मिला हॉस्पिटल आ जाओ, आपके रिलेटिव हैं, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जब मैं हॉस्पिटल आया तो मैंने देखा, डॉक्टर ने बोला कि इनके अंदर कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको जीडी में ले जाओ, वहाँ पर फ्रिज में रखवा दो बॉडी, सुबह पोस्टमार्टम होगा, आप आ जाना टाइम से और उसके बाद पोस्टमार्टम करके आपको बॉडी मिल जाएगी। जब हम बॉडी निकालने लगे तो देखा तो बॉडी आँख, कान, गला, सिर सारा चूहों ने इसके अंदर थे। हंगामे की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू कर दी। एडीएम ने मोर्चरी का निरीक्षण किया और पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जो कि 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। एडीएम के अनुसार लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों से लेकर अधिकारी तक जाँच में जिसका भी नाम सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पता है कि यहाँ हॉस्पिटल में ऐसी घटना की सूचना प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में भी आया हूँ, एसडीएम सब पुलिस के लोग भी आए हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी आए हैं। तो जो शिकायत मिली थी, जो परिवार का कहना है कि ऐसी घटना रात को हुई है, जिसके द्वारा उनके अंग को क्षतिग्रस्त पहुँचाया गया है और उसमें जो आक्रोशित है उनके परिवार के लोग हैं, अन्य जो जनप्रतिनिधि आक्रोशित लोग हैं, उनसे भी वार्ता की जा रही है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर भेजी गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर हाई लेवल जांच समिति गठित की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आरंभिक तौर पे जब लोग यहाँ पे आए थे, जो उनके परिवार के लोग थे और जो उनके मित्रगण थे जो इकट्ठा थे, तो उनके द्वारा नाराजगी की जा रही थी। समय से सूचना मिल गई थी, मैं स्वयं भी, हमारे सिटी साहब और हमारी पुलिस पहुंच गई है, यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी इस संबंध में आपको एसडीएम साहब से बात करना पड़ेगा। अभी चूंकि यहाँ पे थोड़ी सी शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो अभी हम उसी को हैंडल कर रहे थे और लोग अभी सहयोग भी कर रहे हैं, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मोर्चरी जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की लापरवाही न केवल प्रशासनिक उदासीनता दिखाती है, बल्कि मानवता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। देहरादून में कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत हर रोज नया बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह का टाइम खराब बना हुआ है और उम्र ऐसी हो गई है कि कब किसके बारे में क्या बोल दें हम भी नहीं बता सकते। आगे कहा कि हरक सिंह की कुंडली किसी की कुंडली से मिलती ही नहीं, बस दल बदलने की लाइन ही साफ दिखती है। बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी अब कांग्रेस में कितने दिन टिकेंगे, पहले वो अपनी जन्मपत्री ठीक करा लें। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट पंडित हैं, नाड़ी उन्हें देख ली होगी, लेकिन डर ये है कि कहीं लोग उनकी नाड़ी ना देख लें।
देखिए, हरक सिंह रावत जी की जो उम्र हो गई है, उस उम्र में वो कब किसके लिए क्या कहने, हम इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अच्छा होता है कि वो एक सीनियर नेता हैं, सीनियरता के आधार पर अपना सीनियरता वाला भाव उनका दृष्टिकोण में रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको किस में कहना है। आज मैंने मीडिया के लोगों से कहा है कि पता लगा कि वो लोगों के हाथ देकर उनकी कुंडलियाँ भी देख रहे हैं। भाई महेंद्र भट्ट जी पंडित जी हैं, तो नाड़ी उन्होंने देखी होगी पर कहीं उनकी नाड़ी ना देख लें लोग, मेरे को तो चिंता ये है। भाई महेंद्र भट्ट जी पंडित जी हैं, तो नाड़ी उन्होंने देखी होगी पर कहीं उनकी नाड़ी ना देख लें लोग, मेरे को तो। रामनगर के गांव शक्तिनगर पुछरी क्षेत्र में प्रधान के ससुर और प्रधान पति के पिता पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 2 महीने पहले ग्राम शक्तिनगर पुछरी निवासी ने पुलिस को यहाँ पर जो तहरीर दी थी उसमें बताया था कि 3 दबंगों ने ट्रैक्टर में डीजे लगाकर मोहल्ले में दिन रात घूम रहे थे। उनके पिता ने दबंगों को अपने घर के सामने रोककर इसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने हत्या के इरादे से उनके पिता पर ट्रैक्टर से जानलेवा हमला करा दिया था। एसएसआई ने बताया है कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल के नेतृत्व में वन विभाग का घेराव किया गया था और जल्द ही जंगली जानवरों के हमलों से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई कर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का बचाव करने की भी बात कही थी। बता दें कि महिला कांग्रेस ने वन विभाग का घेराव किया। महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष और महानगर की अध्यक्ष के नेतृत्व में ये घेराव किया गया। महिला कांग्रेस का कहना है कि आज पहाड़ की जनता कुंडली जानवरों के हमले से परेशान है, तो वन विभाग के पास अभी तक कोई भी प्लानिंग नहीं है जिससे पहाड़ के लोगों का जंगली जानवरों के हमले से बचाव किया जा सके। वन विभाग को जल्द ही कदम उठाना चाहिए, जंगली जानवरों को मारने की कार्रवाई करनी चाहिए। आप जिस तरीके के आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे पहाड़ से लेके हमारी मैदानी क्षेत्र सब लोग कितनी बुरी तरीके से परेशान हैं। पहाड़ों में बाघों का आतंक, भालू का आतंक और यहाँ पे हाथी और बंदरों का आतंक। तो वन विभाग अपनी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। जंगलों में कितनी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कल भी एक पहाड़ में एक आदमी पूजा करने गया, उसको बाघ उठा के ले गया। आज 16 साल की बच्ची के ऊपर बाघ ने हमला कर लिया। तो जिस तरीके से ये जानवर पहाड़ों के लोगों को, मैदानी क्षेत्रों के लोगों को अपना निवाला बना रहे, तो वन विभाग की कहीं ना कहीं नाकामी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी नाकामी है। जो एक नेगी जी का गाना है कि संविधानी देहरादून, यहाँ तो हर सुरक्षा पहुँचाई जा रही, तब भी नाकामी है महिलाओं के मामले में। लेकिन पहाड़ में महिला मजबूर है, उन्हें घास लेने जंगल में जाना ही है। बाघ का आतंक तो था, उससे दुगना भालू का आतंक भी हो गया है। बंदरों का आतंक, फसल नहीं हो पा रही है, तो सरकार क्या सुरक्षा दे रही है उन्हें? जो भी बाघ वगैरह जो हैं वो आदमखोर बन चुके हैं, कम से कम उन्हें मारने के आदेश तो देने चाहिए। मतलब इंसान से ज़्यादा कीमती बाघ इतने बढ़ गए हैं गाँव पहाड़ में कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है कि उन्हें जो है ये समझ में नहीं आ रहा कि इंसान की जान जो है कितनी कीमती है। अगर उनके घर का कोई जाएगा, वो रहे ना पहाड़ में। धराली में आई आपदा को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन सियासी पारा अब भी नीचे नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने एक बयान के वायरल होते ही राजनीति अचानक से तेज हो गई है। आपदा राहत और पुनर्वास के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने आ गई। मामला क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। धराली में आज भी सरकार आपदा से बिखरी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में जुटी है, लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल का बयान वायरल होते ही प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल आ गया। बयान सामने आते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता धराली पहुंचे। उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की, हालात का जायजा लिया और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर आपदा को राजनीति का मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को धराली की वास्तविक स्थिति की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड दौरे के दौरान धराली आपदा की समीक्षा भी की है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि भारत सरकार से 1200 करोड़ रुपए की धनराशि मिल चुकी है और आगे की किस्तें भी जल्द मिलेंगी। उनका कहना है कि पुनर्वास को लेकर ठोस कार्य योजना तैयार है, जिसका असर जल्द जमीन पर दिखेगा। कि कांग्रेस को या तो जानकारी होती नहीं है, और कांग्रेस के लोग या तो इस सारे विषय में विज्ञ रहते हैं। सरकार धराली के विषय को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। देश के प्रधानमंत्री जी ने उस संदर्भ में समीक्षा भी की थी जब उनका उत्तराखंड आगमन हुआ था। हमने जो भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हुए हैं उसमें 1200 करोड़ रुपए की धनराशि आ गई है। धीरे धीरे जो भी स्टेट उनका जो आंगणन है वो आंगणन जब भारत सरकार को जाएगा तो और धनराशि उसमें आएगी और धराली की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भी। धराली की आपदा को लेकर सियासत यहाँ खत्म नहीं होती। बीजेपी के आरोपों के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जोरदार पलटवार दिया। गोदियाल ने कहा कि राजनीति बीजेपी कर रही है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस सिर्फ प्रभावितों की आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि धराली में लोगों के घर तबाह हो गए लेकिन मुआवजा नहीं मिला, और जब कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है तो बीजेपी इसे राजनीति कह रही है। गोदियाल ने कहा कि अगर पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ना राजनीति है तो कांग्रेस ऐसी राजनीति 1000 बार करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने हर प्रभावित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग सरकार के सामने रखी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी चाहे तो 1 करोड़ रुपए देकर दिखाए, कांग्रेस अपने आप चुप हो जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि आइए इसी पिच पर खेलिए। मैं यही तो कल हमने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपदा में लोगों को मुआवजा नहीं बंटा, उनके घर नष्ट हो गए और उस बात को उठाने में अगर वो राजनीति कह रहे हैं तो हमने कल भी कहा कि ऐसी राजनीति हम 1000 बार करेंगे। हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और गणेश गोदियाल, करण मेहरा, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही है कि हमसे बड़ी राजनीति वो करें। हम कह रहे हैं कि वह प्रत्येक प्रभावित को 50 लाख रुपए का मुआवजा दो। धराली में राहत और पुनर्वास का काम कितना तेज होगा ये आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि आपदा के बीच जारी ये तकरार आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत को और गरमाने वाली है। खबर नैनीताल से है। नैनीताल जिले के रामनगर के पुछी क्षेत्र में वन विभाग का रिजर्व फॉरेस्ट भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, जहां शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नैनीताल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने शब्दों में स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके को सुरक्षा की दृष्टि से 5 सुपर जोन में बांट दिया गया है। इस पूरे अभियान के प्रभारी पुलिस अधीक्षक नैनीताल और सह प्रभारी पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी को बनाया गया है। इसके अलावा क्षेत्र अधिकारी लालकुआ, क्षेत्र अधिकारी रामनगर, क्षेत्र अधिकारी हल्द्वानी और क्षेत्र अधिकारी नैनीताल को अलग अलग जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और यातायात व्यवस्थाओं की कमान निरीक्षक वेद प्रकाश भट्ट को दी गई है। अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं रामनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और कानून व्यवस्था से खेलने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा जो कार्रवाई है इसमें अभी जो वन विभाग के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी प्रशासन और पुलिस से, तो अभी इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोगों ने ब्रीफिंग की है। समस्त जो स्टाफ था उस स्टाफ के हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग की गई ताकि तालमेल में किसी प्रकार की कोई इसमें कमी न रहे। और बाकी इसमें अभी कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, जो सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। अल्मोड़ा के रहने वाले मनोज सनवाल को रेड क्रॉस समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर नगर में खुशी का माहौल है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने चौहानबाटा के पास गांधी पार्क में रेड क्रॉस के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज सनवाल का भव्य स्वागत किया और इसी दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि मनोज सनवाल के नेतृत्व में रेड क्रॉस निरंतर जरूरतमंदों और मजबूर लोगों की सेवा करने के लिए आगे आएगा। जिम्मेदारी पहले मैं
जिले का रेड क्रॉस अध्यक्ष था, वो जिम्मेदारी एक जिले तक सीमित थी। आज मुझे ये सम्मान मिला है कि मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना हूँ। मेरी पूरी प्रदेश के लिए जिम्मेदारी बन गई है। हमें हर उस जगह पे जाना है जहाँ पर कोई परेशानी है, कोई दुखी है, या हर किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो जो हम दे सकते हैं वो उनको पहुँचाएं, क्योंकि हमें स्वास्थ्य में सबसे बड़ा ध्यान देना है। स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है। देखिए, आज हमारे श्री मनोज सोनवाल जी को रेड क्रॉस का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। काफ़ी खुशी की लहर है और मनोज सोनवाल जी के नेतृत्व में हमें रेड क्रॉस में काफ़ी सीखने का मौका मिलता है और जिनके नेतृत्व में हम अल्मोड़ा नगर में, अल्मोड़ा ज़िले में काम करने का प्रयास करते हैं। और मनोज सोनवाल जी के उपाध्यक्ष बनने पर हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि वो पूरे प्रदेश स्तर में इस रेड क्रॉस को और मजबूती से के साथ कार्य करेंगे और इस रेड क्रॉस समिति का नाम और ऊँचा करेंगे। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।